So students, now we'll take some more cases related with Gauss law. तो गॉस लॉ में और भी क्या चीज़ें आ जाती हैं उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे. जिसमें एक पहला केस मैं दिखाऊंगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दैट आई हैव टेकन. अगर हॉलो स्फीयर आ जाता तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या रिजल्ट आएगा इनसाइड एनी पॉइंट स्पेस और बाहर वाले किसी पॉइंट पर, स्फीयर के अनसाइड और आउटसाइड. तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे. अगेन इट इज़ द गॉस लॉ. अब इसमें क्या केस देखता हूँ, ई ड्यू टू चार्जेस ऑन हॉलो स्फीयर. अगर हॉलो स्फीयर पे चार्ज रख दिया गया तो वहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी, वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं. ठीक है ना, ये हमको देखना था. ई ड्यू टू चार्जेस ऑन हॉलो स्फीयर. तो सी दिस, मैं यहाँ पे इसको लूँगा, ये हमारा कोई स्फीयर आ गया. तो ये हमारा स्फीयर आ गया. दिस स्फीयर हैज़ अ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, एंड चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. चार्ज क्यू आप मान लेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर. व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर अगर देखना हो, या व्हाट कुड बी द फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स लेस देन आर. लेस देन आर पे आना है. तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू देखते हैं फॉर द फील्ड E1. तो पहला केस मैं लूँगा, फर्स्ट केस, फॉर एनी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू आर. यहाँ तक आपको फील्ड की वैल्यू देखनी है ना, एक्स की वैल्यू. और रादर मैं इसमें ये क्या लेता हूँ कि इक्वल टू में नहीं रखता हूँ, जस्ट हाँ, लेस देन आर. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन आर. इस केस में फील्ड की वैल्यू कि फ्रॉम द सेंटर से लेके कोई जस्ट इनसाइड पॉइंट जो होगा वहाँ तक फील्ड की वैल्यू हम कैसे देखेंगे, दैट वैल्यू वी कैन सी. इस वैल्यू को हम कैसे ले जाएंगे वो थोड़ा हमको देखना होगा. तो ये रिजल्ट हम कैसे कर पाते हैं थोड़ा देखेंगे आप. तो इस पॉइंट पे मुझे फील्ड की वैल्यू देखनी है. ठीक है, इफ़ आई हैव टू सी द फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो अब आप ध्यान देना कि इसको लेते हुए मैं एक स्फीयर फॉर्म करूँगा. आई विल फॉर्म अ गॉसियन सरफेस इंक्लूडिंग दिस पॉइंट. इस पॉइंट को लेते हुए अब एक गॉसियन सरफेस बनाओगे. अब गॉसियन सरफेस देखो, फिर से सिमेट्री आ गई. फिर से जब सिमेट्री आ जाती है तो व्हाट आई फाइंड कि इनके सारे पॉइंट पे गॉसियन सरफेस होगा. दिस इज द गॉसियन सरफेस. ये हम क्या कहते हैं इसको, इट इज़ अ गॉसियन सरफेस. ये हम क्या कहते हैं इसको, गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जहाँ पे फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, थोड़ा सिमेट्री भी आ रहा है. तो हम सेंटर से एक्स डिस्टेंस से गॉसियन सरफेस ऐसे ले लेता हूँ मैं. तो व्हाट आई विल सी, जस्ट सी, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे ऑल द चार्जेस आर एट द बाउंड्री. फॉर E1 की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ फॉर दिस केस, तो उसमें क्या होगा, चार्ज इंक्लोज्ड क्या होगा, 0. इस गॉसियन सरफेस में Q इंक्लोज्ड, यहाँ पे Q इंक्लोज्ड क्या आ गया, दैट इज 0. Q इंक्लोज 0 है. Q इंक्लोज जब 0 आ रहा है तो आप देखेंगे फ्लक्स भी 0 है, हेंस फाई इज ऑल्सो 0. हेंस फील्ड E1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0. तो फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, चाहे सेंटर हो या और भी कोई पॉइंट होगा, इसमें गॉस लॉ ने बताया कि फील्ड वैल्यू इज 0. ये फील्ड वैल्यू हर जगह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. नीचे करके जाओ वहाँ पे, दिस फील्ड वैल्यू इज 0. ये आप थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पे फील्ड की चार्ज इंक्लोज 0 है, फ्लक्स 0 है. यहाँ फील्ड की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी. करेक्ट, ये थोड़ा ध्यान देना. अब इस रिजल्ट को यहाँ पे मैं अगर देखना चाहता हूँ तो व्हाट आई से, इवन इफ द चार्ज इज एट सेंटर, अगर मेरे पास कोई चार्ज सेंटर पे भी है तो भी वैल्यू देख सकता हूँ. मेरे पास कोई चार्ज सेंटर पे, मान लो, सॉरी कोई पॉइंट मैंने सेंटर का लिया. सेंटर पर अगर पॉइंट लोगे तो देखो यहाँ क्या DQ चार्ज, यहाँ क्या DQ चार्ज,
इस डी क्यू चार्ज, यहाँ पे अगर मैं कोई डी क्यू चार्ज लेता हूँ, से आई एम टेकिंग दिस डी क्यू चार्ज, इसकी फील्ड जो आएगी देखो इधर आएगी डी ई। यहाँ का जो डी क्यू चार्ज होगा इसकी भी फील्ड अगर देखते हो तो ये फील्ड इधर आएगी डी ई। तो डी ई फील्ड आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से सेंटर पे तो फील्ड क्या कर जाती है, कैंसिल। ये तो आप प्रूव कर सकते हो कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे फील्ड लाइन दे विल कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हम लोग कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो हम सेंटर पे जो फील्ड की वैल्यू आती है, दिस वैल्यू इज 0। सेंटर पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी 0। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि सेंटर पे जब 0, वो तो हम कूलम्स लॉ के हिसाब से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड की वैल्यू 0 आ रही, और भी किसी पॉइंट पे भी गॉस थ्योरम से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं दिस फील्ड वैल्यू विल गेट 0। ये रिजल्ट हम लोग कर पाएंगे। तो ये गॉस थ्योरम से भी सही है और कूलम्स लॉ से भी इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब काउंटर चेक इसका हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप ये सोचोगे कोई अदर पॉइंट भी मैं लेता हूँ जस्ट इनसाइड ना, और वहाँ पे फील्ड की वैल्यू देखें, तो अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा। पेज को मैं चेंज कर रहा हूँ जैसी, अगर मान लीजिए यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट आई से, ये पॉइंट है, ये सेंटर आप इसका, रेडियस इज आर, और मेरे पास कोई पॉइंट है, जैसे मान लो कि जस्ट हियर, यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया दिस। तब आप देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इस सिस्टम को आप क्या कर दो, डिवाइड इन 2 पार्ट्स, इस लाइन के लेफ्ट और राइट। थोड़ा मैं ऐसे तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ के कुछ पॉजिटिव चार्जेस आप देखें, से दिस पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जो आ रहे हैं, दिस पॉजिटिव चार्ज कुछ एक्स है जो कि कम होगा, और रिमेनिंग चार्ज जो इधर आएगा दैट इज क्यू माइनस एक्स। ये द चार्जेस दे आर क्यू माइनस एक्स। इधर चार्ज आपका क्या है, क्यू माइनस एक्स, और ये चार्ज क्या है, एक्स है। तो अगर आप देखो तो यहाँ वाले जो चार्जेस थे इसको रिपेल करेंगे तो इधर कोई फील्ड दे सकते हैं E1। ये वाले चार्जेस जो होंगे इसको एक फील्ड देंगे इधर, वो देंगे E2। तो आप क्या देखोगे, दोनों फील्ड यहाँ पे फिर से कैंसिल आउट होने की टेंडेंसी रखेगा। तो दिस फील्ड लाइंस विल हैव द टेंडेंसी टू गेट कैंसिल आउट। ये रिजल्ट भी आप कह सकते हो, दोनों फील्ड आपस में क्या करेगी, कैंसिल करेगी, ठीक है। और ये दोनों फील्ड क्यों कैंसिल करेगी, क्योंकि यहाँ वाले चार्जेस को इधर पुश करेंगे, ये वाले चार्जेस इसको अगर मैंने कोई पॉइंट चार्ज रखा तो इधर पुश करेगा, दोनों क्या कर रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब इक्वल क्यों होगा, अब मैं यहाँ पे दो पार्ट में जब ले रहा हूँ तो E1 प्लस E2, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा दैट वैल्यू विल बी 0। बिकॉज देखो अगर चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी तो कम है, चार्ज ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, ज़्यादा आ गया। तो क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो आप ये भी देख सकते E1 क्या होगा, के, और यहाँ पे मान लो एक्स बाई R1 का स्क्वायर। दूसरे वाले में देखो तो के क्यू माइनस एक्स, और उसमें कोई मीन वैल्यू कुछ R2 का स्क्वायर कर दो। दोनों ज़्यादा चार्ज पे ज़्यादा डिस्टेंस, कम चार्ज पे कम डिस्टेंस, तो दोनों फील्ड फिर से क्या कर जाती है, कैंसिल कर जाती है। तो एक आइडिया हम बना सकते हैं कि हाउ दिस फील्ड लाइन दे आर गेटिंग कैंसिल आउट। अभी जो फील्ड लाइन्स हमारी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही थी, हमने चार्जेस के हिसाब से इसको प्रूव कर दिया। तो ये आइडिया आप कभी भी रखेंगे कि हमारा नेट फील्ड ड्यू टू फील्ड लाइंस कैसे कैंसिल हो रहा है ना, इधर वाले का सेक्शन या इधर वाले का सेक्शन, दो पार्ट मैंने इस लाइन से ऐसे डिवाइड कर लिए थे, समझ गए। तो कभी भी ये बात सही होगी, करेक्ट। अब इसी में थोड़ा सा अब अगला एक जो पॉइंट आएगा कि सरफेस और बाहर वाले के लिए हम क्या करें। तो सेकेंड पॉइंट भी मैं लूँगा कि सेकेंड इसमें जो केस आएगा जैसी नेक्स्ट पेज पे, कि अगर इसी में जो नेक्स्ट केस में ले रहा हूँ, फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, अगर ऐसा आ गया, फिर से गॉसियन सरफेस लीजिए, दिस द गॉसियन सरफेस, पॉजिटिव चार्जेस पे ऐसे आ गए, जस्ट सी दे आर ऑन द बाउंड्री, ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस आर है, इस पे चार्ज क्यू है। अब देखिएगा आप यहाँ पे, इफ आई टेक्स डिस्टेंस एज हियर, ये डिस्टेंस एक्स इधर आ गया, एंड दिस एक्स इज मोर देन आर, इक्वल टू या मोर देन आर की बात करूँगा मैं। अब जब यहाँ कहीं देखोगे इस पॉइंट पे, तो व्हाट यू विल सी, यहाँ पर आप चेक करिएगा, इस पॉइंट को लेते हुए मैं फिर से क्या बना सकता हूँ, एक गॉसियन सरफेस, आई कैन फॉर्म ए गॉसियन सरफेस, इसको लेते हुए। अब आप देखो यहाँ पे स्फीयर की जब सिमेट्री होती है, तो ग्रेविटी चैप्टर में हमने देखा था, कोई स्फेरिकल बॉडी
कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ भी अप्लाई करेंगे। एनी स्फीयर hollow or solid can be treated as point charge for any distance x more than or equal to r। इस केस में स्फीयर का बिहेवियर क्या बन जाता है, स्फीयर बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। आप ये चीज़ मान सकते हो और ये मैथमेटिकली प्रूवन है ना, 3D में आप मैथमेटिक्स को प्रूव भी कर सकते हो। तो मैं इसको अगर पॉइंट चार्ज मान लूँगा तो ऑल द चार्जेस आर लाइंग एट इस सेंटर। तो इस केस में, सेकेंड केस में हमारे पास जो E2 वैल्यू आ जाएगी, दिस E2 वैल्यू विल बी के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ई की वैल्यू आएगी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, द होल चार्ज विल बी अज्यूम टू बी लाइंग एट इट्स सेंटर। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले मैंने क्या देखा था, E1 की वैल्यू जो थी दैट वाज 0। इफ़ आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ E वर्सेस x, E वर्सेस x में अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना तो देखिएगा 0 to r तक, 0 से r तक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी 0 यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, वो ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है। अगर आप रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से फर्दर वैल्यू क्या करेगा, ये ऐसे घटेगा। अरे तो ऐसे आ जाएगा। दिस ई की वैल्यू कैसे वेरी कर, ई इज वेरिंग एस 1/x स्क्वायर। और अंदर पे जो देखो इनसाइड पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या है 0 है। तो आप E1 की वैल्यू अगर देखना चाहते हो तो हियर E1 इज 0। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू जो मैं लूँगा यहाँ पे एज सच, यहाँ पे E1 जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो E1 0 आ गया आपका, अरे E1 यहाँ से यहाँ तक 0 आ गया। और ये फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो E1 वैल्यू हियर इज 0 और E2 की वैल्यू ऐसे आ गई, ये टू इज दिस। तो फॉर द स्फीयर हम ये केस यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। तो हॉलो स्फीयर में हमेशा ध्यान देना, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड वैल्यू इज ऑलवेज 0 और बाहर के लिए स्फीयर विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। दिस इज ट्रू इवन फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर भी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाहर के पॉइंट के लिए अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज ए पॉइंट चार्ज। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसी पे पॉइंट पे बेस हम एक क्वेश्चन, आई कैन टेक वन एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर द गॉस लॉ। थोड़ा देखिएगा, सपोज आई से देयर आर सम स्फेरिकल शेल्स। ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल, 3 शेल्स आ गए मेरे पास सपोज, एंड दे हैव द डिफरेंट चार्जेस। ये R1 है, ये R2 आ गया एंड दिस इज R3। द चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आई कैन पुट। नाउ करस्पॉन्डिंगली आई कैन टेक द रिजल्ट्स एज, मान लो R1 इज 1 मीटर, R2 is 2 meters, R3 is I can say it is 3 मीटर। समझ गए। तो R1 के कॉरस्पॉन्डिंग Q1 जो आ गया, Q1 मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट सी इट इज़ 4 कूलम। समझ गए आप। और Q2 मान लो आपका इट इज़ 6 कूलम। समझ गए आप। और Q3 मान लेते हैं यहाँ पे इट इज़ 9 कूलम। ऐसे ये वैल्यू आ जा रही है। सी जनरल टर्म मैंने दे दिया। तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ फील्ड, अगर मुझे फील्ड की वैल्यू देखना हो अलग अलग पॉइंट्स पे, एंड आई टेक द फील्ड वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट केसेस। मैं एक पॉइंट ये लूँगा तो E1, यहाँ पे इसको A लिखता हूँ, EA, इसको स्मॉल a लिख देता हूँ, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ABCD अलग अलग पॉइंट्स पे मुझे फील्ड निकालनी है। तो व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट A, EA, सेंटर पे यहाँ पे देखना है, विच इज द सेंटर ऑफ दिस ऑल द कंसेंट्रिक शेल्स। EA की वैल्यू जब देखोगे तो ये देखो अंदर है, हर एक के अंदर दिस चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। EA की जो वैल्यू हो जाएगी आप देखोगे हर एक की फील्ड यहाँ पे 0 होगी। इट इज 0 + 0 + 0, तीनों का कंट्रीब्यूशन 0 ही आएगा। तो EA फील्ड जो आ जाएगी हमारे सेंटर पे क्या आ जाएगी 0, बट बिकॉज इट इज कॉमन सेंटर ऑफ ऑल द स्फीयर। तो EA की वैल्यू हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं 0। ये भी ध्यान रखिएगा, EA की वैल्यू मैं क्या कर दिया यहाँ पे 0, बिकॉज इट इज द कॉमन सेंटर, चार्ज इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगला मैं लेता हूँ EB। EB क्या है, इट इज द सरफेस ऑफ इनर मोस्ट स्फीयर। इनर मोस्ट स्फीयर का जब सरफेस लिया गया तो यहाँ पे EB मुझे देखना है, EB की वैल्यू क्या होगी वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब आप देखिएगा EB तो आउटर सरफेस ऑफ इनर मोस्ट स्फीयर। तो यहाँ पे पहले वाले का जो इसका जो देखोगे E1, तो क्या होगा K Q1 आप देख लें बाई R1 का स्क्वायर। अब देखो
E2 के भी अंदर आ गया, E3 के भी अंदर आ गया, तो फील्ड ड्यू टू E2 and E3 विल बी जीरो, E2 and E3 फील्ड वैल्यू विल बी जीरो। EB जो आ गया वो क्या आ गया, K Q1 बाई R1 का स्क्वायर, दैट वैल्यू इज K। Q1 देखिए क्या है 4 और R1 कितना आपके पास मैंने लिया था, दिस R1 वैल्यू इज 1 मीटर, तो 4K वैल्यू आ जाएगी EB इज 4K और EA ऐसे आ गया, समझ गए। ऐसे मैं देख सकता हूं क्या, C पॉइंट पे EC पे भी चेक कर लीजिए। EC पे जब चेक करोगे तो अब देखो इसका सरफेस आ गया, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, इसके तो बाहर आ गया, तो इन दोनों का होगा, इसका इसके अंदर आएगा तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब इनर टू स्फीयर की फील्ड की वैल्यू आएगी, तो क्या लिखूंगा मैं, देखिएगा K टाइम्स Q1 बाई R2 स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज बने, Q1 बाई R2 स्क्वायर प्लस K Q2 बाई R2 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, समझ गए। क्योंकि इनर स्फीयर क्या बन गया, पॉइंट चार्ज, और इसके लिए तो सरफेस की बात आ गई, तो दोनों वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा देखिए, K टाइम्स जैसी Q1 चार्ज कितना है 4 बाई R2 को लिखे दे 2 का स्क्वायर, प्लस अगला चार्ज क्या है 6 बाई, फिर से वैल्यू क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज EC की वैल्यू देखो क्या आ गया, EC की वैल्यू अगर ऐड करते हो आप तो इट इज 4 + 6 10 K बाई 4, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या गया था, ये वैल्यू 4K थी इसके सरफेस पे, यहाँ पे क्या आ गया 10K बाई 4 आ गया, इससे थोड़ा सा फील्ड यहाँ क्या हो गया, घट गया, समझ गए। अगला मैं देख सकता हूँ D पॉइंट पे, ABCD, ये D पॉइंट देख रहे हैं आप, ED पे फील्ड देखो ऐसे मैं देख सकता हूँ। अब यहाँ पे जब आ रहे हो तो अंदर के दोनों स्फीयर क्या बन जाएंगे, पॉइंट चार्जेस, और फाइनल डिस्टेंस मैं ले लूँगा इसका, तो K टाइम्स Q1 बाई R3 का स्क्वायर, ध्यान देगा क्या R3 का स्क्वायर, और Q2 बाई R3 का स्क्वायर, और Q3 बाई R3 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर सम आ जाएगा। तो ये क्या कर देखिए K टाइम्स Q1, R3 तो हो गया 9, तो K बाई 9 तो मैं कॉमन ले लूँगा क्योंकि 3 मीटर्स है। अब चार्जर देखो तो यह हो गया 4 + 6 + 9, ये वैल्यू आ जाएगी, तो 4 6 10 + 19 K बाई 9, ये रिजल्ट आ गया आपके पास ना। तो आप हर जगह पे फील्ड की वैल्यू ऐसे निकाल पा रहे हैं, तो कोई भी स्फीयर हो कहीं पे भी हो, हम उसका रिजल्ट सरफेस पे या कोई इनसाइड पॉइंट हो तो भी दे सकते हैं। इवन आई कैन फाइंड आउट द फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट ऑल्सो। मान लो मैं कहता हूँ ये R2 1 2 3 है ऐसे, एंड सपोज आई हैव टू सी सम डिस्टेंस, यहाँ पे अंदर में ले लिया E पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस मान लो 3/2 आ गया मीटर्स, तो भी हम वैल्यू इसको निकाल पाएंगे 3/2 मीटर पे भी। इसके बाहर चला गया, इन दोनों के अंदर आ गया। तो ऑल द वैल्यूज फॉर फील्ड कैन बी फाउंड इजीली विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का एक अच्छा सा यूज आता है और यहाँ पे हम लोग फील्ड लाइंस को अप्रोच में ले सकते हैं। तो थोड़ा सा है, इनको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो दिस वाज फॉर द गॉस लॉ। गॉस लॉ में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात कर दी। अब इसी में वन मोर केस मैं लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल सम न्यूमेरिकल्स आई डिस्कस हियर। मान लो मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इसकी फील्ड की बात मैंने कर दी थी पहले। से इट इज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एंड इट हैज द फील्ड वैल्यू, से इट इज λ1। λ1 इसकी फील्ड वैल्यू है। इसके सराउंडिंग में मान लो मेरे पास एक दूसरा जो वायर है वो इतना बड़ा ही है बस, एंड इट इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी इज λ2। करेक्ट, ये चीज़ आ गई। मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इनके बीच का गैप क्या, दिस गैप इज स्मॉल d। इफ दिस गैप इज स्मॉल d और मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट कुड बी द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देम। दिस वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, दिस वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, ये आप मान लेंगे, दिस वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग। तो इनफाइनाइट लॉन्ग की कुछ फील्ड लाइन्स आएंगी ना। इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की जो फील्ड आएगी आप देखोगे ये इधर जाएगा E, और निगेटिव चार्ज ये जो है इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा अपोजिट टू, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ जो फोर्स आ जाएगा वो इधर जाएगा, तो फोर्स यहाँ पे ऐसे की तरफ जाएगा। तो व्हाट आई विल से E1 वैल्यू देख लो आप, λ1 चार्ज से, तो E1 की वैल्यू क्या होगी λ/2 पाई एप्सिलॉन, और बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, x की जगह d हो गया। तो दी द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वो वैल्यू क्या आ गई λ1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट d, ये हमने डिराइव किया था।
इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ गॉस थ्योरम। तो इवन फील्ड जब आ गई तो हमको फोर्स देखना है, फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा इसका, से द गैप, इसका जो लेंथ आप मान लो ये एल है, से दिस लेंथ इज एल, और फील्ड लाइन्स आर लाइक दिस, तो कोई कंपोनेंट तो आएगा नहीं, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, ई वन इंटू लैम्डा टू इंटू लेंथ एल, ये चार्ज आ गया, ई वन इंटू क्यू टू। सो ई वन की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा वन ओवर टू पाई एप्सिलॉन डी इंटू लैम्डा टू इंटू लेंथ एल। ये फोर्स की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दिस द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और फाइनाइट लेंथ वायर में ऐसे आ जाता है, और ये रिजल्ट हमेशा हम लोग अप्लाई कर पाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स और फील्ड वायर्स में कैसे आ गया, करेक्ट। अब इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो ये वायर था, इसका सेपरेशन मैंने क्या किया, डी से 2D कर दिया। इफ द सेपरेशन बिटवीन द वायर इट इज चेंजिंग फ्रॉम डी टू 2D, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब वायर को मान लो यहाँ से मैं अगले पॉइंट तक ले जाता हूँ, ये पैटर्न तो आ गया। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। अगर मैं गैप डी से 2D कर दिया तो इस पर वर्क डन क्या आएगा, दैट थिंग ऑल्सो वी कैन सी। इफ द गैप इज गोइंग फ्रॉम डी टू 2D, मान लो ये है वायर, इस पर मेरी चार्ज डेंसिटी दिस वाज लैम्डा वन, जस्ट सी द चार्ज डेंसिटी वाज लैम्डा वन इनफाइनाइट लॉन्ग। The other wire that was placed here at a distance d, suppose we make the separation from here to next point here, ये d से 2D, ये लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से ये वायर मैंने शिफ्ट किया फ्रॉम d गैप टू 2D। तो कुलम्बियन फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दिस कैन बी आस्क्ड। व्हाट इज द वर्क डन बाय सम एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, किसको पुल किया जाए, तो मैं इसको अगेंस्ट द फोर्स मूव करूंगा, तो कोलम्बियन फोर्स देखो इसको अंदर अट्रैक्ट करेगा और मेरा एक्सटर्नल फोर्स इसको खींच के बाहर ले जाएगा। तो मिनिमम फोर्स क्या होगा, इसके बैलेंस के बराबर ही होगा, ताकि इसको मैं आगे पुल कर पाऊँ। तो एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एफ इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। अब सोच रहे हैं कि इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो फोर्स है किसी बीच पॉइंट पर अगर देखोगे, इफ आई टेक दिस वायर, यहाँ पे मैं कभी लिया इस वायर को, जब इसके बीच की डिस्टेंस क्या रही, x रही, तो फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x। तो फोर्स क्या आ गया आपको देखोगे, फंक्शन ऑफ x में पहले फील्ड E1 इंटू Q2 चार्ज, E1 क्या हो गया, लैम्डा वन बाई 2 पाई एप्सिलॉन x, और Q2 चार्ज क्या होगा, लैम्डा 2 इंटू एल। ये फोर्स आ गया। तो मेरा जो वर्क डन आएगा इट इज द इंटीग्रेशन टर्म, तो व्हाट यू विल गेट, इट इज लैम्डा वन लैम्डा 2 लेंथ L बाई 2 पाई एप्सिलॉन x इंटू डी एक्स। दिस टर्म यू विल इंटीग्रेट, करेक्ट। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वैल्यू d टू 2D तक। तो आप रिजल्ट ऐसे करोगे। तो दिस वर्क डन वैल्यू अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, वो ln x आ जाता है, लिमिट डाल देंगे आप। तो दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो आ जाएगा आप देखिएगा, तो लैम्डा वन लैम्डा 2 इंटू लेंथ L बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ln x। लिमिट डाल दो आप यहाँ पे d से लेकर के 2D तक, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फर्दर इफ आई से, तो जो टर्म आ जाएगा log a माइनस log b, log a अपॉन b, तो लैम्डा वन लैम्डा 2 लेंथ L बाई 2 पाई एप्सिलॉन, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ln 2, log a माइनस log b से ln 2 आ जाएगा। तो दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल। इतना मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा टू मेक द सेपरेशन फ्रॉम d टू 2D। यहाँ से यहाँ तक अगर शिफ्ट करते हो, इस वायर को हमने फिक्स रखा, दिस वायर आई एम पुटिंग एज फिक्स, तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी वो मैं निकाल सकता था। तो एक क्वेश्चन, मतलब कि इसमें देखो आप यहाँ पे क्या बच गए, इंटीग्रेशन से यहाँ पर अपने आप को सेव किया कि फील्ड के लिए, यहाँ दूसरा तो आया, बट फील्ड फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग वायर का इंटीग्रेशन से आप यू कैन सेव योरसेल्फ। तो दैट इज द थिंग कि यहाँ पे थोड़ी सी मैथ कम हो गई, बट हाँ वेरिएबल फोर्स का थोड़ा इंटीग्रेशन हमने लिया, तो ये केस आ जाता है। अब इसके बाद अगला भी मैं केस लेता हूँ, देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ई ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर से जो फील्ड की वैल्यू आती है वो क्या आएगी वो भी देखा जाए। मतलब इन्फिनिटी का हाफ, मतलब एक एंड मुझे पता है दूसरा एंड नहीं पता। सपोज दिस वायर इज हियर, ये मान लो ये वायर था कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी से आ रहा है,
यहाँ तक आप देख रहे हैं इस पॉइंट को, इसके नीचे एब्सेंट, दिस वायर इज एब्सेंट बिलो बट दिस एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ये जो है ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और लेकिन यहीं कहीं पे क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। ये नीचे कोई लेंथ नहीं है। दिस चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा एंड इफ आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट ए डिस्टेंस, मान लो एक्स नॉट पे, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे फील्ड देखनी है, इस फील्ड की वैल्यू क्या होगी ना। यू हैव टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, दिस चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, इसके इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हम कैसे जाने। तो देखो एक तो मेथड है कि आई इंटीग्रेट डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर और कर दूँ। दूसरा मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैं मान लेता हूँ कि फॉर दिस वायर से द फील्ड वाज कुछ ई डैश थी, इसकी फील्ड यहाँ पे क्या आ गई, ई डैश, समझ गए, सेमी इनफाइनाइट। मान लो दूसरा अरेंजमेंट भी मेरा प्रेजेंट होता, हैड द सेकेंड पार्ट ऑल्सो बीन प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट होता तो आप जान रहे हो कि इसकी फील्ड भी क्या आती, ई डैश आती, समझ रहे। और दोनों जब जुड़ जाते, मैंने फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों अगर जुड़ जाते तो दोनों का फील्ड का यहाँ कंपोनेंट क्या रहता, हॉरिजॉन्टल। तो मैं ये कह सकता था कि ई डैश की जो फील्ड आएगी यहाँ पे, दैट विल बी टिल्टेड, बिकॉज ये पार्ट भी है तो स्लैंट फील्ड लाइन्स आएंगे, जो भी फील्ड लाइन्स आएंगे वो देखो ऐसे स्लैंट की तरफ आएंगी। तो यहाँ जो फील्ड आएगी दैट विल बी हियर, ई डैश जो होगा इधर जाएगा, इस वायर का ई डैश इधर कुछ जा रहा होगा। और दूसरे अरेंजमेंट का अगर मैं देखूंगा तो इसका जो ई डैश आएगा वो इधर कहीं जा रहा होगा। बोथ ई डैश आर लाइक दिस, समझ गए। और ई डैश के जो कंपोनेंट आएंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता, कोई भी वैल्यू लिखता, तो देखो यहाँ पे ई डैश जो आ रहा है इसके दो पार्ट आएंगे, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो वहाँ पे जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, और इंटीग्रेट करोगे 0 से 90 के बीच में, क्योंकि इस वायर की लेंथ के लिए, और यहाँ भी 0 से 90 के बीच में। तो कंपोनेंट ऑफ वायर जो ई एक्स जो था, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका ई डैश एक्स और दूसरे का ई डैश एक्स, वो दोनों जुड़ रहा होगा इक्वल वे में, और दोनों के वाई कंपोनेंट कैंसिल कर रही थी। देखो क्यों, कि बिकॉज देयर वाज नो फील्ड, तो ई डैश वाई, इसका ई डैश वाई जो है वो दोनों के क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक आइडिया क्या ले सकते हो, दोनों फील्ड के, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। माने कि मैं यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर में दो सेमी इनफाइनाइट वायर को जोड़ के इनफाइनाइट वायर की बात कर लिया। तो ई नेट टू ई डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन एक्स नॉट, ये था, ये आया होगा 2 ई नॉट एक्स। अब ई नॉट एक्स में ये वैल्यू जो आ गई है 2 ई नॉट एक्स में, अगर आप देखते हो तो केवल ई नॉट, केवल ई डैश एक्स जो आएगा एक का, तो क्या आएगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स। यस, तो केवल एक का जो पार्ट आएगा, केवल एक सिंगल वाले का मैं देखता तो वो कितना आता, दिस। और ये तो टोटल फील्ड थी इनफाइनाइट वायर का, दिस वाज द फील्ड फॉर फुल वायर, फुल इनफाइनाइट वायर के केस में हमने ये रिजल्ट पाया था, दिस रिजल्ट वी हैव गॉट ना। तो फुल इनफाइनाइट वायर में देखो वो रिजल्ट हमने निकाला था, वो चीज़ थी। तो एक पार्ट में जो आ जाएगा इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट ऐसे आएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, जब भी ये फील्ड आ रही है तो इसमें एक कॉस थीटा कंपोनेंट, एक साइन थीटा कंपोनेंट, और 0 से 90 डिग्री में। तो ई एक्स और ई वाई दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, ये भी ध्यान देनेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, ई डैश एक्स मैग्नीट्यूड वाइज इज ऑल्सो इक्वल टू ई डैश वाई। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ई डैश वाई कंपोनेंट भी जो आएगा वो भी कितना आएगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स नॉट। अगर ये एक्स नॉट डिस्टेंस है तो मैं ये कह सकता था ई डैश एक्स जो है वही आपका ई डैश वाई भी आएगा। सो द नेट फील्ड, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों वैल्यू क्या इक्वल हो गए। ई नेट की वैल्यू जो ई डैश आएगी, ये दोनों का स्क्वायर सम अंडर रूट कर दीजिए, इसका और इसका स्क्वायर सम अंडर रूट करोगे तो ई डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स नॉट, स्क्वायर सम अंडर रूट इक्वल वैल्यू तो √2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। इट इज द रिजल्ट। आपको ये रिजल्ट मिलेगा ई नेट। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द सेम क्वेश्चन आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो। 0 से 90 डिग्री करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, समझ गए।
बट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ और इस थ्योरम को हमने अप्लाई किया, उससे रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कहीं भी अप्लाई करोगे, ओके। अब इसी में एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ दैट यू कैन डू, और वो क्वेश्चन बन सकता है कि मेरे पास वायर अरेंजमेंट ऐसा कुछ आ गया, दिस ऐसे देखो, और ये मान लीजिए आप यहाँ पे दिस रेडियस इज आर, और दिस आर द टू सेम इनफाइनाइट वायर्स। ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, ये कहाँ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। चार डेंसिटीज लैम्डा यू कैन अज्यूम, और यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है। आप इस केस को भी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि फील्ड लाइंस, इसकी वजह से कुछ मान लो फील्ड लाइंस E1, इसकी वजह से कुछ फील्ड लाइंस E2 ना, इस वाले पोर्शन से जो फील्ड लाइन कुछ आ गई E3। मैंने तीनों के बता चुके हैं, E1 E2 सेमी इनफाइनाइट बता दिया था, सेमी सर्किल पार्ट ऑल्सो वी हैव डन। वो सेमी सर्किल वाला जो कूलम्स लॉ वाले केस में किया होगा उसका यूज़ करो, सेमी इनफाइनाइट अभी बताया, उनका सब करके आप ई नेट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, और ऑल द थ्री पार्ट्स आई हैव डिस्कस सेपरेटली, उसको अप्लाई करें एंड यू कैन गेट दिस थिंग। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ टू फाइंड द फील्ड लाइंस, ई की वैल्यू क्या आती है, वायर वाले केस में कैसे आता है, ऑल दैट वी कैन डू। तो ये भी एक केस हमारे पास आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस गॉस लॉ में जो हमारे पास फील्ड लाइंस आ गई, कई बार आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स भी पूछता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेसेस ऑफ मेटल प्लेट्स के सरफेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, ये वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं। मान लो 2-3 प्लेट आ गए, तब मान लो मैं कहता हूँ दिस चार्ज इज हियर, ये की मेटल प्लेट है, इसके सराउंडिंग में एक और मेटल प्लेट आ गई, दिस आर द 2 मेटल प्लेट्स, समझ रहे आप, 2 मेटल प्लेट आ गए। अब इस पर जो चार्ज है, आप ध्यान देना, इस पर मान लो कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2 है। तो नाउ वी हैव द 4 फेसेस, आप देखेंगे 4 फेसेस आर विल बी 1 2 3 एंड 4। तो दिस आर द 4 फेसेस, इन 4 फेसेस पे हम लोग ये वैल्यू को निकाल सकते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या आ जाएगा। तो थोड़ा पहली बात तो आप ध्यान देना कि ये जो चार्जेस हैं हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये बात आएगी। तो पहली बात ध्यान देना कि किसी भी इस पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो Q1 चार्ज था, तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे दिस वैल्यू इज x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q1 माइनस x। यहाँ पे मान लो ये वैल्यू इज y, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q2 माइनस y। आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आ गए। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आ गए, तो आप चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट क्या था, A था, एरिया ऑफ द प्लेट A आ गया, तो आप हर एक की फील्ड निकाल सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ E1 जो फील्ड आएगी आपको यहाँ पे, मान लो आई हैव टू फाइंड द फील्ड हियर, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी, तो नेट फील्ड यहाँ पे 0 करनी पड़ेगी, और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूँगा, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव डाल दूंगा। ये करते हुए मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट। अगर मैं यूज़ करूँ, देखो मान लो इस पॉइंट पे मुझे फील्ड को, नेट को 0 करना है, तो पहले इस वाले चार्ज को देखो, तो मैं क्या कहूँगा, Q1 माइनस एक्स अपॉन एरिया, एक बार चार्ज पॉइंट एरिया, इफ एरिया इज A, इसका एरिया आप मान लो क्या प्लेट का, वो A है, तो Q अपॉन एरिया ये हो गया आपका दिस। अब Q अपॉन एरिया सिग्मा हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड आ गई। तो Q माइनस एक्स अपॉन एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन, ये E1 फील्ड आ जाएगी। तो इस चार्ज से जो E1 फील्ड आएगी, आप देखोगे ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो E1 फील्ड किधर जा रही है, राइट की तरफ, तो इसको मैं पॉजिटिव मान, ये आई कैप पे फील्ड जा रही होगी। ऐसे E2 चार्ज की फील्ड देखो, E2 चार्ज की जो यहाँ पे फील्ड आएगी, ये पुश करेगी अंदर की तरफ, E2 इज इनसाइड, अंदर जाएगी, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा x अपॉन 2a एप्सिलॉन ना, क्योंकि यहाँ चार्ज Q माइनस है, तो यहाँ पे x आ गया, और ये जो फील्ड की वैल्यू आएगी दिस इज माइनस आई कैप, आप देखें क्योंकि ये फील्ड इधर जा रहा है, दस इज माइनस आई कैप, ये आ गया आपके पास। ऐसे E3 देख लो, E3 फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से, ये भी यहाँ पे क्या होगा, इधर ही जा रहा होगा ना, तो आप उसको भी रखिए। तो ये क्या लिखूंगा, y
बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस आई, क्योंकि मैंने फील्ड ड्यू टू वन चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मैं यूज़ कर रहा हूँ। किसी सिंगल प्लेट से जो फील्ड की वैल्यू क्या थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। ये पैटर्न मैं फॉलो करके यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख रहा हूँ। इफ आई राइट दिस, ये ऐसे टर्म आ गया। अब देखो चौथा ये वाली वैल्यू आ गई E4, यहाँ पे मैं E4 जो लिखूंगा उसको क्या कह पाऊंगा, जस्ट सी E4 की अगर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ तो देखिएगा E4 इस वाले की जो आएगी तो क्या आएगी Q2 माइनस वाई बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस फील्ड अगर वैल्यू देखोगे आप E4 ये पॉजिटिव चार्ज से इसी पॉइंट पे जो फील्ड वैल्यू निगेटिव जाएगी। E4 वाली वैल्यू भी इधर जा रही है, E3 वाली भी इधर जा रही है, ये इधर जा रहा था, केवल वन वैल्यू इधर जा रहा था। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस आई कैप। तो आपका सबका जो नेट फील्ड इफेक्ट का सम क्या होना चाहिए, 0। ये पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे, इन सबको हम लोग जोड़ सकते हैं और उसके नेट वैल्यू को 0 करेंगे, समझ गए। अब इसके बाद एक तो ये क्वेश्चन आ गए हमारे पास। दूसरा क्या होता है, देखो चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। एक और वेरी फंडामेंटल थिंग आई विल डू, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस बनेगा। क्या है, मैं गॉस लॉ से एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। जस्ट सी, मैं एक सरफेस लूंगा यहाँ पे ऐसे कुछ, ऐसे आ गया और मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, ऐसे जोड़ता हूँ। देखिएगा इफ़ आई एड इट लाइक दिस, तो मेरा ये गॉसियन सरफेस जो था, ये एक डिस्क वाला पोर्शन इधर जा रहा है, एक डिस्क पोर्शन इधर जा रहा है, दोनों जो ऐसे आ रहे हैं। तो व्हाट आई से, देखो मेटल के अंदर फील्ड हमेशा क्या होता है, ई इनसाइड इज 0। ई इनसाइड की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ से भी करोगे तो यहाँ भी ई इनसाइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इस पर जो फ्लक्स आएगा, जो फील्ड लाइंस का जो फ्लक्स आएगा देखोगे तो इन चार्ज इंक्लोज की बस हम फील्ड लाइन देखें फ्लक्स के लिए, तो आप देखोगे ये दोनों चार्जेस हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका जो नेट फ्लक्स कैंसिल आउट होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो इसके तरफ से भी इधर ही है लेफ्ट में, इसकी तरफ से भी लेफ्ट में जा रहा, तो दोनों अगर मिलकर 0 हो रहे हैं, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस अगर आप देखो तो यहाँ पे 0 होना चाहिए इधर। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ भी फाई नेट 0 होना चाहिए। फाई नेट 0 मतलब चार्ज इंक्लोज 0, तो चार्ज इंक्लोज 0 मतलब इसका चार्ज इंक्लोज जो आएगा दिस वैल्यू इज 0। तो मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वाई हो जाएगी। मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब आमने सामने चार्जेस ऑन द मेटल प्लेट दे विल ऑलवेज बी इक्वल। इस कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हो, समझ गए। तो अगर आप x को y को भी x मान लो, y को भी आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इस y वाले टर्म को मतलब कि माइनस वाई जो लिख रहे हो ना आप, यहाँ देखो x की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस वाई लिख दे रहा हूँ, या माइनस वाई को आप x लिख दो, तो हम इस टर्म को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल गेट, जस्ट सी, ये आपके पास जो टर्म आ गया आपके पास देखो, तो एक बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो आपका हर जगह पे कांस्टेंट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, y की y को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस एक्स। देखो q माइनस एक्स पहला वाला बाई 2a एप्सिलॉन नॉट हटा दो, फिर आपका क्या हो गया प्लस एक्स, इसकी वैल्यू आ जा रही है आपकी ना q माइनस एक्स, और वो पॉजिटिव था, ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, या अगला जो टर्म है ये माइनस एक्स आ रहा है, जस्ट सी, क्योंकि माइनस साइन है ना यहाँ पे। तो व्हाट आई विल डू, जस्ट थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करता हूँ, देखिएगा पहले तो आ गया q माइनस एक्स, आई कैप को पॉजिटिव ले लिया। दूसरे में ध्यान देना माइनस एक्स, ये क्या आ गया माइनस एक्स, क्योंकि मैं निगेटिव ले रहा हूँ इसको, समझ गए इधर, तो माइनस एक्स। फिर देखो ये क्या आ गया आपका y जो है आपका निगेटिव की तरफ जा रहा है, ये टर्म देखो, ये वैल्यू भी क्या जा रही है, निगेटिव जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, जस्ट सी q माइनस एक्स, और ये जो टर्म आ जाएगा आपके पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y के साथ ये माइनस वाई आ गया, एक आ गया माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स आ गया, समझ गए। और ये तो आ गया q माइनस एक्स,
दूसरा था x, ये Q1 डाल दो, इट इज़ Q1। पहला वाला पार्ट ये क्या था आपका, ये Q1 था, Q1 माइनस x। दूसरा क्या आ गया आपका, केवल माइनस एक्स की वैल्यू ऐसे आ गई। दूसरे में क्या है, y आ गया, y को तो हमने क्या मान लिया, माइनस वाई को मान लिया x। और दूसरा टर्म क्या हो गया आपका, अब देखिए Q2, इसमें क्या आ गया माइनस Q2, क्या हो गया माइनस Q2, समझे आप, ये माइनस साइन से क्या हो गया माइनस Q2। और ये माइनस माइनस दो बार, ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस, दो बार माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस एक्स ना। तो आप देखोगे ये वैल्यू क्या होगी प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एक्स ना। ये जो टर्म मैं लिख दूंगा इसको क्या लिख दूंगा मैं माइनस एक्स, समझ गए। तो ये टर्म आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो एक पहला क्या आ गया क्यू माइनस एक्स, फिर देखो दूसरे वाले में ये माइनस एक्स आ गया, ये वैल्यू आ गई थी। तीसरे वाले में क्या कर लिया था, वो वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस वाई, तो माइनस वाई को मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ये एक्स आ गया, समझ गए। और इसका नेट सम वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, दिस वैल्यू इज 0। तब आप देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, जस्ट सी, देखो ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स दोनों कैंसिल कर गए, तो आपके पास क्या आ गया Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या आ गई x, 2x माइनस एक्स 2x, x की वैल्यू क्या आ गई Q1 माइनस Q2 बाई 2। मतलब x की वैल्यू जो आ रही है Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ गई। एक बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने डिराइव किया, x की वैल्यू क्या आ गई Q1 माइनस Q2 बाई 2। मतलब आमने सामने जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ जाएंगे। ये आप रिजल्ट कभी भी यूज़ कर सकते हो, इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पर कर दिया। दिस थिंग यू कैन डू। इसको फिर से आप आराम से चेक कर लीजिएगा, फिर से देखिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट है। डायरेक्शन को मैंने कैसे यूज़ किया और ये कंडीशन भी हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है, दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाई 2 में डिराइव कर दी। अब देखिएगा वंस वी हैव दिस, अब प्लेट्स को देखिएगा। नाउ आई एम अगेन कमिंग टू द प्लेट्स। इस प्लेट पे यहाँ पे चार्ज Q1 था, दूसरा प्लेट जो था आप देखिए यहाँ पे चार्ज Q2 है। अब मैंने कह दिया यहाँ पे टर्म x है तो ये माइनस एक्स है, और यहाँ पे Q1 माइनस एक्स था, यहाँ पे क्या था Q2 माइनस, अब देखो माइनस एक्स जब डाल दिया तो ये प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि मैंने वो टर्म इक्वल अपोजिट कर लिए, तो Q माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स। तो ये रिजल्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जस्ट सी, समझ रहे आप। तो ये आपका माइनस एक्स आ गया तो प्लस एक्स आ गया, लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं क्या कह पा रहा हूँ, ये x की वैल्यू मैं क्या कह पा रहा हूँ, x इज Q1 माइनस Q2 बाई 2, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर देखोगे x की वैल्यू ये आ रही है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें, Q1 माइनस एक्स कितना आएगा, तो Q1 माइनस एक्स को देखोगे तो यह Q1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो अब देखो क्या हो गया, ये वैल्यू आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो Q1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो ये टर्म आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। ऐसे यहाँ पे देखो Q2 प्लस एक्स, Q2 प्लस एक्स, देखो Q2 और x की वैल्यू क्या आ गई Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो आप देखो यहाँ क्या आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो बाहर जो चार्जेस आ रहे हैं आउटसाइड चार्जेस दे आर Q1 प्लस Q2 बाई 2, और अंदर जो चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पे जो चार्जेस आ रहे हैं अंदर वाले पे Q इनसाइड जो होता है वो क्या आ गया Q1 माइनस Q2 बाई 2, और Q आउटसाइड जो जा रहा है ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, आउटसाइड पे जो होगा Q आउटसाइड पे अगर आप देखते हो तो ये वैल्यू क्या आ रही है Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो आपके चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड पे हम लोग ऐसे लिख पाते हैं, दिस थिंग इज ऑलवेज करेक्ट। तो ये चार्ज चारों प्लेट पे कैसे आ जाएगा, थोड़ा मैं डिराइव किया जनरल टर्म में, बट बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब इसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अब बेसिक फंडामेंटल मैंने क्या किया, किसी एक मटेरियल शीट के अंदर चारों सरफेसेस का नेट वेक्टर सम करते हुए क्या कर दिया था 0, एंड फंडामेंटल इक्वेशन वाज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अलग अलग चार्जेस अलग अलग डेंसिटी से हमने सॉल्व किया। नाउ फॉर दिस इफ आई हैव टू सी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट प्लेट्स, इस एग्जाम्पल को देखिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉस लॉ में। मालूम मेरे पास क्या होगा, ये एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, से दी हियर इज 6 कूलम चार्ज, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज। अब चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अंदर पे a माइनस बी बाई 2 Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो 6 माइनस 4
क्या हो गया 2/2, तो 6 - 4 2/2 से क्या आ गया +1, तो यहाँ क्या आ गया -1। अब बाहर चार्ज देखोगे इक्वल आ जाएंगे, Q1 + Q2/2, 6 + 4 10/2 क्या आ गया 5, यहाँ भी क्या आ गया 5, चेक कर लो, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमेशा ये टर्म क्या होता है, आसान होता है। मैंने चार्ज इसको क्या मान लिया था, से इट वाज Q1, ये चार्ज क्या था Q2, दिस थिंग वी गॉट। तो चारों सर्फेसेस पे चार्जेस ऐसे आ गए, और आमने सामने आप देख रहे हो एज पर द गॉस थ्योरम, आमने सामने जो चार्जेस हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट। चार्ज इंक्लोज यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स और फील्ड लाइंस की वैल्यू हमने यहाँ पहले बता दिया था, वो 0 होना चाहिए। तो ये चार्ज हमेशा आमने सामने क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। आप और भी कोई केस ले सकते हो, सेकेंड केस ऑल्सो आई कैन डू। मान लो ये प्लेट है, ये मेरे पास दूसरी प्लेट है, यहाँ पे सेकेंड केस में ले रहा हूँ। मान लो यहाँ पे क्या है, ये 6 कूलम चार्ज है, ये मान लो -4 कूलम चार्ज है। और फिर से देखो, तो Q1 - Q2/2, तो 6 - -4 तो कितना आ गया, -6 + 4 10/2, ये होगा 5, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया -5, Q1 - Q2/2। अब देखिए यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +1, यहाँ भी क्या आ जाएगा +1। देखिए बाहर वाले चार्जेस क्या है, इक्वल हैं। चार्जेस ऑन आउटर प्लेट्स आर ऑलवेज इक्वल, Q's ऑन आउटर मोस्ट प्लेट्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान देना कि जो क्यूज होते हैं, क्यूज और आउटर मोस्ट प्लेट, देखो यहाँ भी +1 है, वहाँ भी +1 है, अंदर क्या क्या +5 -5, यहाँ देखो यहाँ 5 है, तो यहाँ पे +1 -1 आ गया। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा आप बना सकते हो, उससे कहीं पे भी कोई फील्ड वैल्यू आप निकाल सकते हो, समझ गए ना। तो ये चीज़ आएगी। और फील्ड का इफेक्ट भी अगर देखोगे तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये +5 और -5 इन दोनों की फील्ड देखो। मान लो हम कहते हैं इसकी फील्ड आपकी 1 है, इसको ए मान लो, इसको मान लो A B C, इसको D। मैं अगर 5 पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे फील्ड देखो, यहाँ पे फील्ड देखोगे तो EB जुड़ रही है, EB इधर आ गई, EB देखिए इधर जा रहा है, EC भी इधर जा रहा है ना, EB EC तो इधर जुड़ जा रहे हैं, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड जुड़ रहे हैं। इसका देख रहे हो तो इसका फील्ड इधर जाएगा, इसका फील्ड, दोनों चार्ज आउटर चार्ज की फील्ड क्या कर रही है, कैंसिल करती है। तो फील्ड ड्यू टू आउटर चार्जेस कैंसिल आउट। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस अंदर वाले सरफेस पे EA और ED का वेक्टर सम क्या आएगा 0, ये दोनों 0 है। तो फील्ड विल कंट्रीब्यूट ओनली फॉर इनसाइड चार्जेस, इनसाइड चार्जेस की जहाँ पे फील्ड आएगी वो वैल्यू आप निकाल सकते हो, बाहर वाले चार्जेस की कोई फील्ड नहीं आएगी अंदर वाले केस में, समझ गए। तो ये भी एक अच्छा केस आ जाता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हाउ डू आई सी, ये एक तरीका, एक मेथड आप अप्लाई करेंगे। अब देखो मैं एक और केस लेता हूँ, यहाँ पे सपोज आई हैव मेनी प्लेट्स, एक प्लेट है, 2 प्लेट है, 3 प्लेट है, एंड हैव द चार्जेस रैंडमली मार देता हूँ, +8 कूलम, -2 कूलम, +4 कूलम, मैंने रैंडमली लिया। यू कैन टेक द वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा, आउटर प्लेट पे चार्जेस आर इक्वल, तो Q ऑन आउटर मोस्ट, Q's ऑन आउटर मोस्ट आर इक्वल, मैग्नीट्यूड भी और साइन भी दोनों, और वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस बाई 2। ये कर लो, तो सम ऑफ ऑल द चार्जेस बाई 2 करो आउटर मोस्ट पे, वैसे ही मेथड अप्लाई करेंगे। 8 + 4 12 - 2 10/2 क्या आ गया 5, यहाँ पे 5 डाल दो, यहाँ भी आप 5 डाल दो, आउटर मोस्ट पे सम ऑफ ऑल द चार्जेस बाई 2 कर दो, तो 8 + 4 12 - 10 12 - 2 10/2 5 आ गया। अब जब 5 आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आएगा, तो इक्वल अपोजिट यहाँ पे -3 देखो आ गया, -3 आया तो ये -2 था, -3 आया तो यहाँ क्या आ गया +1, देखिए -3 + 1 क्या आ गया -2, ये +1 है तो यहाँ पे -1 है, देखो प्रूव हो गया। एवरीवेयर दिस मेथड इज करेक्ट। तो आप इनसाइड चार्जेस और आमने सामने हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, आप ध्यान देगा, प्लेट्स फेसिंग ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ये बात यहाँ भी सही हो रही है, प्लेट्स फेसिंग ईच अदर ऑलवेज हैव द चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। आप देखो यहाँ भी और यहाँ भी,
तो बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि प्लेट्स फेसिंग ईच अदर हैव द चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। तो इसको हम लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्लेट हो, कितनी भी प्लेट हो, 3 4 5 6, हमेशा आपको आसान बन जाएगा। समझ गए? तो एक बड़ा ही मैजिकल अरेंजमेंट ये होता है। कुछ और प्लेट्स भी आप ले सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हो। समझ गए? एक लास्ट में इसमें ले सकता हूँ, जब 3 प्लेट थे, ऐसे 4 5 प्लेट भी आप करके खुद कर लो। तो फील लाइंस प्लेट्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई हो रहा है, शीट वाले केसेस मैंने बता दिए थे। समझ गए? ऑल दिस टर्म्स दे फैक्टर्स आर टेकन। अब कई बार ऐसा भी होगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, गॉस लॉ का कुछ और केसेस मैं दे रहा हूँ कि कहीं पे मान लो कोई स्फीयर है, जस्ट सी, अगर मैं यहाँ पे तो ध्यान देगा, ये वाला अरेंजमेंट है मेरे पास स्फीयर का, और स्फीयर दिस द सेंटर, और मान लो मैं मुझसे पूछ दिया गया फॉर दिस, ये जो एंगल आ रहा है आपका यहाँ पे, समझ गए ना, अगर मैं मान लेता हूँ कि दिस एंगल हियर मेंशन्ड, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, और इस पर चार्ज प्लस क्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ गए? सॉरी, ये जो चार्ज मैं लूंगा, चार्ज विद द एरिया वाली बात करूंगा, चार्ज विद द एरिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चार्ज यहाँ रखूंगा, बाहर नहीं रखूंगा, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। चार्ज आई विल पुट ऑन दैट एट द सेंटर, चार्ज आई विल पुट एट द सेंटर। ये चार्ज में क्यू यहाँ रख दिया सेंटर पे, सरफेस और स्फीयर नहीं रखा। दिस द स्फीयर, स्फीयर विद क्यू चार्ज एट सेंटर। अब कई बार इसमें पूछेगा फ्लक्स क्या होगा। अगर मान लो कह दें इस चार्ज से और इस पर्टिकुलर एरिया पे, सपोज आई हैव टू सी इस एरिया में कितना फ्लक्स फील लाइन जा रही होगी, तो कैसे निकालें, ये वाला रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। इस एरिया में जो फील लाइन्स होंगी उसका जो फ्लक्स आएगा इस चार्ज का, तो वो कैसे निकालें वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस चार्जेस एंड फील लाइन्स कभी भी आपको देखना होगा, तो व्हाट आई विल डू, द फ्लक्स फाई इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन भी है दैट आई कैन डू, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता दूँ, जैसे मैंने लास्ट तो एक तरह से डिराइव किया था प्लेट वाली बात, ऐसे इसका भी डेरिवेशन होता है, प्रॉपरली हम निकाल सकते हैं। बट फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा पे, अगर कोई 2 थीटा एंगल से स्फीयर में जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि हेमिस्फीयर हो जाता है, एक एग्जाम्पल लो केस, इसमें केस ऐसा लो जब थीटा की वैल्यू क्या आ जा रही है 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री पर अगर मैं चार्ज रखूंगा तो अपर पार्ट में गया ना, थीटा 90 डिग्री पर चार्ज की वजह से जो फील लाइन जाएंगी अपर हाफ में जाएंगी, अपर हाफ में अगर थीटा 90 डिग्री तो मेरा फ्लक्स जो फाई आ जाएगा, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री आ गया ना। तो इस केस में अपर हाफ हेमिस्फीयर, तो क्या आ गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 90, तो वैल्यू क्या आ गई Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और वो आप जानते हो वो होता भी है भाई, आधा हाफ है ऊपर वाली जो फील्ड लाइन्स होंगी उसका टोटल फ्लक्स क्या होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो रिजल्ट भी यहाँ पे आ रहा है। हमेशा इस चीज़ को आप कभी भी थीटा एंगल आ जाए तो हमेशा ध्यान देना, फ्लक्स की वैल्यू इस पैटर्न को आप कभी भी यूज़ करोगे, ये एक अच्छा फार्मूला बनता है, फ्लक्स एज ए फंक्शन फॉर सेंटर चार्ज से बाहर कोई स्फीयर, कोई एंगल अगर आपको पता है ना, दिस एंगल इफ़ यू नो कि विद द लाइन दिस एंगल, नॉर्मल एंगल जो पता चलता है, तो आप ये फार्मूला कभी भी अप्लाई कर लोगे, उससे हमेशा रिजल्ट सही आ जाएगा। से मान लो अगर मैं कहता हूँ दिस एंगल वाज 60 डिग्री फॉर थीटा वाज 60 डिग्री, तो आप देखो फाई देखोगे तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ Q 1 माइनस कॉस 60 क्या हो गया 1/2, तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस वैल्यू इज Q/4 एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स की वैल्यू ये आ जाएगी Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि तो अगर थीटा यहाँ पे हर पार्ट में क्या जा रहा है 60 डिग्री ईच आता है, तो ऐसे रिजल्ट को भी हम बना सकते हैं। कहीं पे फ्लक्स को डायरेक्ट हम फील इनटू एरिया क्यों करें, डायरेक्ट ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ गए। तो ये एक तरीका है फ्लक्स को देखने का, दिस वी कैन अप्लाई, कभी भी क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हो। अब फर्दर
एक केस में और लूँगा जिसमें हम एक इसको अप्लाई करें। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, यहाँ पे चार्ज मान लो मैंने कुछ 6 कूलम का चार्ज रख दिया, समझे आप। एंड इफ आई से द एंगल, मान लो आप ऐसे देख लो कि इसकी जो हाफ लेंथ है 6 कूलम, ये लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और ये आपका क्या है, रेडियस इज 3 मीटर, टोटल लेंथ इसका 8 मीटर है, समझ गए, लाइक दिस। एंड चार्ज 6 कूलम इज केप्ट हियर एंड दे आर आस्किंग फॉर what is the flux phi on curved surface ऑफ सिलेंडर पे क्या होगा, phi on the disk portion क्या होगा। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालें, इसमें चार्ज इज केप्ट एट द मिड पॉइंट, मान लेते हैं हमने सिमेट्री वाइज क्या है, मिड पॉइंट है, तो 4 मीटर दिस साइड, तो दिस साइड इज ऑल्सो योर 4 मीटर एंड इट इज हियर, चार्ज क्यू इज केप्ट हियर। तो डिस्क पोर्शन पे जो फील्ड लाइंस होंगी, तो अगर आप देखोगे तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग सम एंगल ना, तो आप एंगल को कोरिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, जैसे मान लो हमने यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये थीटा, और इस एंगल पे देखो तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ देखो टेन थीटा, इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 3/4 आ गया। tan theta 3/4, तो मीन्स थीटा इज 37 डिग्री। हैंस फ्लक्स ऑन द डिस्क पोर्शन अगर मैं करूँगा तो चार्ज होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो 6/2 एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस cos 37 डिग्री, बिकॉज tan 37 इज 3/4, cos 37 इज 4/5, तो ये फ्लक्स कितना आ गया आपको देखिए, 6/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 माइनस 4/5, तो ये क्या होगा 1/5, तो हो गया 6/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/5 ना, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या आ गया आपके पास, 3/5 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ गया। ये फ्लक्स कहाँ आया, डिस्क पोर्शन पे। तो कर्व सरफेस पे क्या गया होगा वो भी निकाल सकते थे हम लोग। कर्व सरफेस पे क्या होगा, टोटल का जो था Q/ε0, तो Q/ε0 क्या होगा 6/ε0 माइनस ये क्या आ गया 3/5 ε0, ये फ्लक्स आ जाएगा कर्व सरफेस पे, कि टोटल फ्लक्स तो दोनों का सम होगा। हम कहीं पे इस क्वेश्चन में ये अप्रोच भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक आइडिया होता है फील्ड लाइंस को थीटा एंगल के साथ रिलेट करने का, करेक्ट। एनीवेयर एनी शेप यू गेट, और वहाँ पे अगर थीटा एंगल मिल जा रहा है, और देखो 180 डिग्री अगर उस फॉर्मूले में रख दोगे Q/2 ε0 में, तो फुल स्फीयर का आ जाएगा फ्लक्स। तो फ्लक्स फील्ड लाइंस विद दिस अप्रोच वी कैन डू, करेक्ट। ये भी एक मेथड है, तरीका है। अब एक चीज़ और कहता हूँ मैं कि जो फ्लक्स होता है फाई ड्यू टू आउटसाइड चार्ज जो होता है, आउटसाइड चार्ज जो इंक्लोज ना हो, नॉट इंक्लोज्ड, ये हमेशा जीरो होता है, फ्लक्स फील नहीं फ्लक्स। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कोई क्लोज सरफेस है, क्यूब शेप है, एंड आई हैव द चार्ज Q हियर लाइक दिस। इस Q से फील लाइन्स ऐसे जा रही हैं, ध्यान देना आप, द फील लाइन दे आर गोइंग लाइक दिस। तो आप देखोगे इसके दो पैटर्न बनेंगे। वन प्लेस इज दिस, जहाँ पे फील लाइन एंटर कर रही हैं, तो ये φ1 फ्लक्स आ गया। दूसरा ये पॉइंट है जहाँ फील्ड लाइन्स बाहर जा रही हैं। तो आप देखोगे Q चार्ज से यहाँ पे जो डिस्टेंस है से इट इज़ R1, फील्ड वैल्यू इज़ E1। अगले दूर पे जाओगे तो ये क्या हो गया R2 एंड फील्ड वैल्यू इज़ E2। तो देखो यहाँ पे अगर दूरी कम है तो यहाँ पे एरिया भी क्या है, दूरी कम है, तो यहाँ पे आप देखोगे फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, एरिया कम। दूर जा रहे हो तो फील्ड वीक हो गया, एरिया बढ़ गया। तो φ1 φ2 का नेट सम जो होगा, φ1 जो होगा नेगेटिव माइनस φ1 प्लस φ2 का नेट सम क्या हो गया 0। फील्ड लाइन्स एंटरिंग, मतलब कि फ्लक्स जो होता है निगेटिव होता है व्हेन ई लाइन्स एंटर इनटू सरफेस। जब सरफेस में फील्ड लाइन्स एंटर करती हैं किसी भी, तो फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। इस क्यूब में यहाँ पे एंटर कर रहे तो यहाँ φ1 क्या आ गया नेगेटिव,
यहाँ से बाहर जा रही है सरफेस, देखो तो इसका phi 2 क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये कन्वेंशन में कहीं भी अप्लाई करोगे, और वो मैं बेसिक आइडिया जो बताया था वहाँ से भी आप ऐसा अप्रोच बना सकते हो। तो फ्लक्स फील्ड है, आप देखो, लेकिन मैं कह दूँ फील्ड, फ्लक्स तो जीरो हो गया, तो क्या यहाँ पे फील्ड नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ फील्ड होगा। क्या यहाँ फील्ड नहीं होगा, फील्ड होगा। तो फ्लक्स जीरो है तो हमेशा फील्ड जीरो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये अप्रोच भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक आइडिया विद द गॉस थ्योरम, इट्स ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जितने कम से कम मैं कह दूँ कि एससी वर्मा में देर से सेपरेट चैप्टर फॉर द गॉस लॉ, इसके सारे क्वेश्चन करिए, आइडिया लीजिए, तो आपको बेनिफिट होगा। और कम से कम इसमें 20 से 40 क्वेश्चन आपको करना चाहिए। तो दिस आई हैव कंप्लीटेड फॉर द गॉस लॉ। नेक्स्ट क्लास पे अगला कोई टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।